स्वागत है आपका सीएमसीक्यू प्रोग्राम के आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। भारत में बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? विकल्प ए द्रविड़ वास्तुकला, विकल्प बी नागर वास्तुकला, विकल्प सी वेसर वास्तुकला या विकल्प डी बौद्ध वास्तुकला। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। राजराज चोल प्रथम ने भव्य बृहदेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण तंजावुर में करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। इसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिरों में से एक के रूप में जाना जाता है। अन्य दो गंगईकोंड चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय द्वारा निर्मित हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी दी गई अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। दूसरा, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। तीसरा, यह आधार वर्ष 2011-12 के साथ खनन, विनिर्माण और विद्युत जैसे व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक विशिष्ट अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है और वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक जैसी एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, अतः कथन एक सही है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है, अतः कथन दो सही नहीं है। यह एक समग्र संकेतक है जो व्यापक क्षेत्रों खनन, विनिर्माण, विद्युत और उपयोग आधारित क्षेत्रों यानी बुनियादी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं में उद्योग समूहों की वृद्धि दर को ट्रैक करता है। आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 है, अतः कथन 3 सही है। नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र जो हाल ही में जातीय संघर्षों और क्षेत्रीय दावों के कारण चर्चा में है, भौगोलिक रूप से स्थित है। विकल्प ए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच मध्य एशियाई मैदान, विकल्प बी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दक्षिण काकेशस क्षेत्र, विकल्प सी सर्बिया और कोसोवो की सीमा से लगा बाल्कन प्रायद्वीप, विकल्प डी सीरिया और लेबनान से सटा लेवेंट क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। अमेरिका की मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे नागोर्नो काराबाख पर लगभग 40 वर्षों से चला रहा संघर्ष समाप्त हो गया है। दोनों राष्ट्रों ने क्षेत्रीय अखंडता का सामना करने, क्षेत्रीय दावों को त्यागने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने पर सहमति जताई है। नागोर्नो काराबाख दक्षिण काकेशस में एक पर्वतीय भू आबद्ध क्षेत्र है जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है जो रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया में फैला हुआ है, अतः विकल्प बी सही है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उप सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। दूसरा, इसकी राजधानी किंशासा कांगो नदी पर स्थित है जो भूमध्य रेखा को 3 बार पार करती है। तीसरा, कांगो गणराज्य लिथियम आयन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दिए गए उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसका आकार लगभग पश्चिमी यूरोप के बराबर है, उप सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, अतः कथन एक सही है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा कांगो नदी पर स्थित है, जो अफ्रीका की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक है जिसके पास वैश्विक भंडार का 50% से अधिक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए लिथियम आयन बैटरियों में किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1 का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित से संबंधित है। विकल्प ए सशस्त्र संघर्षों के दौरान सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा, विकल्प बी युद्ध क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मियों का विशेष दर्जा, विकल्प सी सशस्त्र संघर्षों में पत्रकारों की सुरक्षा के उपाय या विकल्प डी युद्ध में रासायनिक हथियारों का निषेध। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1 का अनुच्छेद 79 पत्रकारों के लिए सुरक्षा के उपाय प्रदान करता है।
इसमें कहा गया है कि सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्रों में खतरनाक पेशेवर मिशन वाले पत्रकारों को नागरिक माना जाएगा। वे जिनेवा कन्वेंशन और इस प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा के हकदार हैं जब तक वे ऐसे कार्यों से परहेज करते हैं जो उनकी नागरिक स्थिति से समझौता कर सकते हैं। अतः विकल्प सी सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला वर्ष 1916 में पिंगली वेंकैया ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की। दूसरा, महात्मा गांधी ने वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित कांग्रेस की बैठक में वेंकैया के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अनुमोदित किया। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय ध्वज समिति द्वारा चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1 और 2। वर्ष 1916 में पिंगली वेंकैया ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें अन्य राष्ट्रों के झंडों से प्रेरणा लेकर संभावित भारतीय ध्वज के लिए लगभग 30 डिजाइन थे। अतः कथन एक सही है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए वेंकैया का डिजाइन अंततः 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी द्वारा अनुमोदित किया गया। अतः कथन 2 सही है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय ध्वज समिति ने चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाया। अतः कथन 3 सही नहीं है। मेरू पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, माउंट मेरू तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट किलिमंजारो से भी ऊंची है। बी, मेरू पर्वत का निर्माण ग्रेट रिफ्ट घाटी के निर्माण के बाद हुआ। सी, माउंट मेरू एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो अरुषा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। डी, हिंदू, बौद्ध और जैन ब्रह्मांड विज्ञान में मेरू पर्वत को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित पौराणिक पवित्र पर्वत माना जाता है। इसका सही जवाब है विकल्प ए। 4,566 मीटर ऊंचा माउंट मेरू किलिमंजारो के बाद तंजानिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मेरू का निर्माण ग्रेट रिफ्ट वैली के निर्माण के बाद हुआ था जब 10 लाख साल पहले इस क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी ने एक बड़े विस्फोट में अपना शीर्ष खो दिया था जिससे इसे एक विशिष्ट घोड़े की नाल का आकार मिला। माउंट मेरू माउंट किलिमंजारो की पश्चिम में अरुषा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह एक सुप्त स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, एक शंकु के आकार का ज्वालामुखी जो लावा, राख और चट्टान की परतों से बना है, जो वर्तमान में निष्क्रिय है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की क्षमता रखता है। हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में मेरू पर्वत को एक पवित्र पर्वत के रूप में सम्मानित किया जाता है और इसे भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत विनियमित किया जाता है। दूसरा, वर्ष भर में किए गए कुल प्रतिरोपणों की संख्या के आधार पर भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण को फोटा 2011 में संशोधित के तहत विनियमित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। वर्ष भर में किए गए कुल प्रतिरोपणों की संख्या के आधार पर भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है। अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नोटो की स्थापना मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 के अनुसार की गई थी। सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संधि भारत को 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी, सतलज के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति देती है तथा 3 पश्चिमी नदियों चिनाब, सिंधु, झेलम को पाकिस्तान को आवंटित करती है। दूसरा, इस संधि के तहत स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई जिसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में विश्व बैंक के तत्वाधान में हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा समझौता है जिसके तहत सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के जल को दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया है। यह संधि भारत को 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलुज के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति देती है तथा 3 पश्चिमी नदियों चिनाब, सिंधु, झेलम को पाकिस्तान को आवंटित करती है। अतः कथन 1 सही है।
इस व्यवस्था के अनुसार पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से लगभग 80% जल आवंटित किया जाता है, जबकि भारत को लगभग 20% जल मिलता है। स्थायी सिंधु आयोग संधि ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक स्थायी सिंधु आयोग यानी PIC की स्थापना को अनिवार्य किया, जिसे संधि के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक बैठक करनी होती है। अतः कथन 2 सही है। पहलगाम आतंकी हमले के बीच भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बाजार हस्तक्षेप के रूप में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना करके की गई थी। दूसरा, MSP का स्तर अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना निर्धारित किया गया है। तीसरा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय को मंजूरी देती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C सभी 3 या विकल्प D कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प C। MSP की शुरुआत वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग, जिसे बाद में CACP नाम दिया गया, की स्थापना के साथ की गई थी। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और किसानों को बाजार मूल्यों में गिरावट से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप था। अतः कथन 1 सही है। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि MSP भारित औसत यानी C2 लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया है, लेकिन इसकी इस लागत की A2 प्लस FL लागत के 1.5 गुना के रूप में गणना की जाती है। तह कथन 2 सही है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय या अनुमोदन लेती है। तह कथन 3 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कम चालू खाता घाटा निवेशकों के विश्वास में वृद्धि कर सकता है और साथ ही देश की मुद्रा के प्रति विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। दूसरा, चालू खाते में अधिशेष से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सकती है, जिससे स्थानीय मुद्रा का मूल्य मजबूत हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।